गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवंबर महीना करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये हर किसी के लिए काम आएगा। और इसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं और एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Recently, UNESCO has officially recognized which city as part of its Creative Cities Network (UCCN) under the City of Gastronomy category. यूनेस्को हुआ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन बॉडी है जो कि पीस को प्रमोट करता है थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यूसीसीएन एक यूनेस्को का क्रिएटिव नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज है जो कि क्रिएटिविटी और कल्चर से सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब हुआ एक सिटी जिसको कि गोल्ड मेडल मिला हो उसके फूड के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। इसको याद करने का एक इजी ट्रिक है, LUCK, लक। L फॉर लखनऊ, U फॉर यूनेस्को, C फॉर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क और K फॉर कबाब एंड कोरमा, जिसके लिए लखनऊ फेमस है। अब इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 31 अक्टूबर को। और लखनऊ को इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि उसकी अवधी कुजीन बहुत फेमस है, 400 साल से ज़्यादा का हेरिटेज है, रॉयल कुकिंग स्टाइल है। और अनाउंसमेंट किया गया था 43rd यूनेस्को कॉन्फ्रेंस समरकांड उज्बेकिस्तान में। और इंडिया के पास अभी दो सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैं, सबसे पहले हैदराबाद 2019 में और लखनऊ 2025 में। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनेस्को फॉर्म हुआ था नवंबर 4, 1946 को और इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। और यूसीसीएन क्रिएट किया गया था 2004 में। और अभी यूसीसीएन में 408 सिटीज हैं, 100 प्लस कंट्रीज। अब देखते हैं कुछ और सिटीज के बारे में जिनको यूसीसीएन अवार्ड मिला है। तो टोटल इंडिया के 9 सिटीज हैं। सबसे पहले जयपुर को क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स के लिए 2015 में, वाराणसी को म्यूजिक के लिए 2015 में और चेन्नई को म्यूजिक के लिए 2017 में। वैसे ही मुंबई को फिल्म के लिए 2019, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019, श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट के लिए 2021, कोझिकोडे को लिटरेचर के लिए 2023, ग्वालियर को म्यूजिक के लिए 2023 और सबसे लेटेस्ट लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2025 में अवार्ड मिला है। Recently, which organization has launched Project Suncatcher to test AI data centers in space? डेटा सेंटर ऐसा समझिए एक फिजिकल फैसिलिटी है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हैं और वहां पे आपका डेटा स्टोर किया जा रहा है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। और इसको आप इस तरीके से याद करें, गूगल सनीज कैच, गूगल वांट्स टू कैच द सन फॉर एआई। ये अनाउंसमेंट हुई थी नवंबर 2025 को। और ये एक मूनशॉट रिसर्च इनिशिएटिव है टू बिल्ड एआई डेटा सेंटर्स इन स्पेस। मूनशॉट एक एम्बिशियस टर्म होता है ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इम्पॉसिबल तो होते हैं लेकिन उसका फ्यूचर में काफी इम्पैक्ट भी होता है। और स्पेस को इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि वहां आपको 24/7 सोलर एनर्जी मिलेगी और फ्री का नेचुरल कूलिंग भी मिलेगा आपको। और कोर टेक्नोलॉजी इसकी है गूगल टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक स्पेशल चिप है जो गूगल ने इन्वेंट किया है सो दैट जो एआई वर्क है गूगल का वो तेजी से काम कर सके। और इसको लॉन्च करने का टारगेट अभी रखा गया है अर्ली 2027। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। गूगल के सीईओ हैं अभी सुंदर पिचाई। गूगल को फॉर्म किया गया था 4 सितंबर 1998 को। गूगल का हेडक्वार्टर्स है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इस प्रोजेक्ट में उनके पार्टनर है प्लैनेट लैब्स। Which country has launched the Shenzhou 21 mission to its Tiangong space station? टैंगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का एक परमानेंट स्पेस स्टेशन है। सो ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। अब इसको याद कैसे रखें? शेंजाओ मीन्स डिवाइन बोट इन मैंडेरियन, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है। और टैंगोंग मीन्स हेवनली प्लेस। तो ऐसा सोचिए, चाइना सेंट अ डिवाइन बोट टू इट्स हेवनली प्लेस। ये लॉन्च हुआ था 31 अक्टूबर 2025 को 11:44 बीजिंग टाइम से। और इस मिशन का नाम था सेंजाओ 21 और इसका डेस्टिनेशन है टेंगोंग स्पेस स्टेशन।
और इसमें 3 क्रू मेंबर्स थे, ज़ुआंग लू, वू फी और ज़ांग होंगज़ांग। और वू फी जो है वो यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बने हैं एट द एज ऑफ 32। और ये एक्सपेरिमेंट में रोडेंट्स को स्टडी किया जाएगा स्पेस में, कैसा वो बिहेव करते हैं। और इस मिशन का ड्यूरेशन अप्रॉक्स 6 मंथ है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। चाइना स्पेस एजेंसी है CSMA, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। लॉन्च सेंटर है जिंक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट थे युआंग लिवेई। और टैंगोंग का जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है विथ 3 मॉड्यूल्स। Recently, former Indian hockey goalkeeper and first Olympic medalist from Kerala passed away at the age of 78. What was his name? So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनुअल फ्रीडरिक। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में। और ये फर्स्ट पर्सन है केरला से जिनको ओलंपिक मेडल मिला है। और इसका याद करने का तरीका है ट्रिक, मैनुअल फ्रॉम म्यूनिक। एंड आप ऐसा भी सोच सकते हैं द फर्स्ट फ्रेड फ्रॉम केरला, क्योंकि ये फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट थे। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये 31 अक्टूबर 2025 को बेंगलोर में पास हुए। और इनका नेटिव प्लेस है कन्नूर, केरला। और जो इनके अदर अचीवमेंट्स हैं, इनको सिल्वर मिला था 1973 वर्ल्ड कप में। और ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला था 2019 में। और ये जो ध्यानचंद अवार्ड होता है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स और एनी गेम्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इनको टाइगर ऑफ इंडिया गोल पोस्ट नाम से भी जाना जाता है। अब क्विक फैक्ट्स बॉक्स को देखते हैं। तो 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में इंडियन टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था हॉकी में। और फिर सेकंड जो मेडल केरला के पास आया वो आया PR सिजीज के द्वारा टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में। और इनको द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अभी तक जो दोनों ओलंपिक मेडल्स आए हैं केरला के पास वो दोनों हॉकी गोलकीपर्स के थ्रू आए हैं। और अदर ऑप्शंस जो हमारे यहाँ पे थे उसमें लेज़ली क्लॉडियस, इनको 4 ओलंपिक मेडल्स मिले थे, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। और किशन लाल कैप्टन थे इंडियन टीम के, जिनको गोल्ड मिला था 1948 लंदन ओलंपिक्स में। और KD सिंह बाबू, ये भी एक हॉकी लेजेंड है जिनको विजार्ड के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली हु बिकम्स इंडिया 90th चेस ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर मतलब हाईएस्ट टाइटल चेस प्लेयर कैन गेट। और ये FIDE के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। और चेस के ग्रैंड मास्टर बनने के कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि प्लेयर की रेटिंग 2500 प्लस होनी चाहिए और 3 डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वो ब्रिलियंट परफॉर्म किए होने चाहिए। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाम पार्थी AR। और इसको याद रखने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इलाम पार्थी को याद रखिए इज इक्वल टू 90। और इलाम मतलब होता है यंग इन तमिल। सो ही इज द यंग न्यू 90th ग्रैंड मास्टर। और इसको इस तरह से याद करिए, एट 98 किलोमीटर स्पीड इलाम बिकम्स अ ग्रैंड मास्टर। इससे आप मेमोराइज कर सकते हैं और आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगा ये। सो इलाम पार्थी AR 16 साल के हैं अभी। और इनको 90th चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है अक्टूबर 30 2025 को। और ये तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु से ये अभी तक के 35th ग्रैंड मास्टर हैं। और इनको ये अवार्ड मिला था बिजेल जीना ओपन में, बोसीना और हेर्जेगोविना में। और ये ट्रेनिंग करते हैं वेलामलाल स्कूल में, जो कि विश्वनाथन आनंद एकेडमी का एक पार्ट है। और ये अंडर 14 ओपन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं 2022 में। तो इंडिया के जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद। और 89th चेस ग्रैंड मास्टर हैं S रोहित कृष्णा, वो भी तमिलनाडु से आते हैं। और वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा, 12 साल 4 महीने के। और चेन्नई को चेस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि अभी तक 90 में से 35 ग्रैंड मास्टर्स चेन्नई से ही आए हैं। और जो रिसेंट वर्ल्ड जूनियर गर्ल चैंपियनशिप में जीती थी वो थी दिव्या देशमुख। Recently, Dictionary.com names which word as 2025 word of the year? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 7। और इसको एग्जाम के लिए याद कैसे रखें, इसको ऐसा सोचिए, इन 2025 इवन नंबर्स बिकम्स वर्ड। इस तरह से आपको याद रहेगा। और एक्सप्लेनेशन इसका कुछ देखें तो वर्ड ऑफ द ईयर इसको बोला जाता है 6 7, ना कि 67। और इसका ओरिजिन हुआ था 2024 के एक वायरल सॉन्ग डूट डूट से। और ये काफी पॉपुलर भी हुआ टिकटॉक पे। और इसका ऑफन यूज किया जाता है हैंड जेस्चर्स के लिए।
अब देखते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स। सो डिक्शनरी.com जो था वो 1995 को फॉर्म किया गया था। 2024 वर्ड ऑफ द ईयर था डेम्यूर। 2023 वर्ड ऑफ द ईयर था हेलुसिनेट। और जो 2025 के अदर कंटेंडर्स थे वो थे जैसे एजेंटिक और फार्मिंग, ट्रेड वाइफ और ओवर टूरिज्म। Which city will host the International Fleet Review IFR 2026, Exercise Milan 2026 and IONS Conclave of Chiefs simultaneously for the first time? पहले इन टर्म्स को समझते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR एक सेरेमोनियल इंस्पेक्शन होता है नेवल शिप्स का, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी फोर्सेस जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं वो करते हैं। और एक्सरसाइज मिलान एक मैसिव मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। वॉर गेम्स होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं साथ में। और IONS का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये एक फोरम है जहाँ पे नेवल चीफ्स डिफरेंट इंडियन ओशन कंट्रीज के एक साथ मिलते हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। और इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ मैं। वाइजैक हैट्रिक। सो वाइजैक इन तीनों नेवल इवेंट्स को एक साथ होल्ड कर रहा है, इसलिए हैट्रिक। और ऐसा आप सोचिए, इन 2026 द वर्ल्ड नेवी मीट्स इन वाइजैक, इससे आपको याद रहेगा। और ये हो रहा है हमारा 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इंडिया पहली बार ये तीनों मेजर इवेंट्स को एक साथ होल्ड कर रहा है। और जो चीफ गेस्ट है वो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और इसमें 55 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और यूएस और रशिया भी करेगा इसमें पार्टिसिपेट। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। क्विक सो इंडियन नेवी डे दिसंबर 4 को मनाया जाता है। और अभी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। और ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है मुंबई। और साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है कोची। सो ये जो फर्स्ट IFR हुआ था इंडिया में वो हुआ था 2001 में मुंबई में। और जो प्रीवियस IFR हुआ था वो हुआ था 2016 में विशाखापट्टनम में। Who was honored with Distinguished Alumni Award DDA, the highest honor for IITK alumni at IIT Kanpur's 66th Foundation Day on 2nd November? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। और इसको याद करने का तरीका देखते हैं। ज्ञान फ्रॉम IIT। सो ज्ञानेश के नाम में ही ज्ञान आ गया। और इनको जो हाईएस्ट टेक्निकल एजुकेशन मिला था वो IIT कानपुर से मिला था, इसलिए ज्ञान फ्रॉम IIT ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इनको ये अवार्ड क्यों मिला था? क्योंकि इनका एक्सेप्शनल सर्विस था नेशन में, पहले तो एज अ IAS ऑफिसर और अब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये IIT कानपुर के 1985 बैच में बीटेक पढ़ाई किए थे सिविल इंजीनियरिंग में। और अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। IIT कानपुर 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके अभी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर महेंद्रा अग्रवाल। और ज्ञानेश कुमार अभी 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। और मिस्टर नारायण मूर्ति जो कि फाउंडर ऑफ इन्फोसिस हैं, वो भी IIT कानपुर से पढ़ाई किए थे और उनको भी ये अवार्ड पहले मिल चुका है। Recently, who has been appointed as Controller General of Defense Accounts (CGDA)? CGDA रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटिंग, पेमेंट और अकाउंटिंग के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वजीत सहाय। अब इसको याद रखने का आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। विश्वजीत कंट्रोल्स द अकाउंट। तो विश्वजीत मतलब होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ऐसा सोचिए, विश्वजीत नाउ कनकर्स द डिफेंस अकाउंट्स। इससे आप याद रख सकते हैं। इनको 1 नवंबर 2025 को अपॉइंट किया गया था और ये 1990 बैच के IDS रह चुके हैं। और इनसे पहले RK अरोड़ा थे। और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अपनी एजुकेशन पूरी की है और 30 साल से ये डिफेंस फाइनेंस में है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। अभी के डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। और CDS हैं जनरल अनिल चौहान। ये ऑप्शन ये था आपका यहाँ पे। और CGDA का हेडक्वार्टर्स है दिल्ली कैंट में। और IDS कैडर जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है ये 1747 से। और अनीश दयाल सिंह जी ये हैं करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, जो कि ऑप्शन सी था आपका यहाँ पे। Recently, who assumes the charge as 40th Chief of Material in the Indian Navy on 1st November 2025?
तो चीफ ऑफ मटेरियल एक सीनियर 3 स्टार एडमायरल होता है जो कि एक चीफ इंजीनियर है पूरे इंटायर नेवी का, और इसका मेन काम है कि हमारी जो शिप्स है और सबमरीन्स है वो वॉर के लिए टेक्निकली फिट रहे हमेशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस एडमायरल बी शिव कुमार। और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। शिवा द क्रिएटर ऑफ मटेरियल, और मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है ये नॉर्मल मटेरियल हमारा नहीं है जैसे क्लोथ या कोई सब्सटेंस हुआ। ये एक मिलिट्री टर्म है जो कि ईएल से एंड होता है और इसका मतलब होता है इक्विपमेंट, apparatus और सप्लाईज। सो ये जो मटेरियल हुआ इसको मान लीजिए मिलिट्री के टर्म्स में यहाँ शिप्स एंड गन्स हो सकते हैं। तो ऐसे याद रखिए आप, शिवा नाउ मैनेजेस ऑल द नेवीज मटेरियल। और इनसे पहले रहे थे किरण देशमुख जी जो कि 39th चीफ ऑफ मटेरियल थे, और ये है था आपका ऑप्शन बी। और इससे पहले ये कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एक्विजिशन में भी रह चुके हैं, और इनका काम है अभी मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट देना ऑल शिप्स, सबमरीन्स और सारे वेपन्स में इंडियन नेवी में। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं अभी एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। और नेवी डे मनाया जाता है December 4 को। और हमारे इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन अस। और वाइस एडमायरल गुरुचरण सिंह जो है उन्होंने भी साथ में ही चार्ज लिया है चीफ ऑफ पर्सनल, सीओपी का। इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना प्लेड हिज फाइनल प्रोफेशनल मैच एट विच टूर्नामेंट? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025। रोलेक्स पेरिस मास्टर एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल्स के लिए जो कि पेरिस में हर साल होता है। और इसको याद रखने का सिंपल तरीका ऐसा है, पेरिस फेयरवेल। पेरिस को सिटी ऑफ रोमांस और गुड बाइज के लिए जाना जाता है, और रोहन ने भी अपना फाइनल गुड बाय टेनिस को पेरिस में किया है। तो इसको ऐसे याद रखें, रोहन्स लास्ट रोलेक्स टिक्ड इन पेरिस। तो ये जो फाइनल टूर्नामेंट हुआ था इसमें इनके पार्टनर रहे थे अलेक्जेंडर बुब्लिक, और ओपोनेंट्स थे जॉन पियर्स एंड जेजे ट्राइसिन। और ये 1 नवंबर 2025 को रिटायर हुए थे, और लगभग 22 साल का इनका प्रोफेशनल करियर रहा है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इनका हाईएस्ट रैंकिंग नंबर 1 हुआ था डबल्स में जो कि लास्ट ईयर जनवरी 2024 में, और इन्होंने ये 43 इयर्स एज में अचीव किया था जो कि अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट है। और इनके पास 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, और टोटल 26 एटीपी एनुअल टेनिस टूर्नामेंट डबल्स टाइटल है इनके पास। इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था 2018 में, और पद्मश्री दिया गया था 2024। Recently, the FIDE Chess World Cup 2025 trophy has been renamed as, so FIDE इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, और FIDE वर्ल्ड कप होता है एक मैसिव नॉकआउट चेस टूर्नामेंट होता है जो कि हर 2 साल पे रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद कप। और इसको याद करने का सिंपल तरीका ऐसा है, विशीज विक्ट्री कप। सो विशी इज द किंग ऑफ इंडियन चेस, द वर्ल्ड कप इज नाउ द विशी कप, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। और ये लोकेशन इसका गोवा में था, और अनाउंस किया गया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। इसके विनर थे जोवोखिर सिंद्रोव जो कि 19 इयर्स ओल्ड है उज्बेकिस्तान से, और इन्होंने चाइना के वी ई को हराया था। और जो ट्रॉफी का डिजाइन है वो एक पिकॉक है जो कि एक फ्रोजन डांसिंग फॉर्म में है। और इसको रिनेम करने का मेन रीजन ये था क्यों विश्वनाथन आनंद को ऑनर करना, क्योंकि वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के 1988 में, और करंटली वो डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फीडी हैं। और इस वर्ल्ड कप का प्राइस है अप्रॉक्स $2 मिलियन। और यंगेस्ट विनर हैं योगोखीर सिंद्रोव एज 19 जो कि इस साल खेले थे, और होस्ट कंट्री था इसका इंडिया जो कि 23 साल बाद इसे होस्ट कर रहा था। Who has been appointed as next Prime Minister of Netherlands? सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉब येटन। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ऐसा है, आरजे रेडियो जॉकी ऑफ नीदरलैंड्स। सो आरजे यहाँ पे हो गया रॉब येटन, और वो होस्ट कर रहे हैं अपने कंट्री को लाइक अ रेडियो जॉकी फॉर अ शो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आरजे रेडियो जॉकी ऑफ नीदरलैंड्स। सो
इनकी पार्टी अक्टूबर 29, 2025 को तो डच इलेक्शन हुआ था उसमें जीती थी, और ये यंगेस्ट पीएम है और फर्स्ट के पीएम भी बनेंगे ये। और इनका कैंपेन था प्रो ईयू, क्लाइमेट फ्रेंडली, प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म, और स्लोगन था यस वी कैन। और क्विक फैक्ट्स देखिए तो अभी के हेड ऑफ स्टेट है किंग विलियम अलेक्जेंडर, और नीदरलैंड्स का कैपिटल है एम्स्टरडेम। पार्लियामेंट का नाम है स्टेट्स जनरल, और लॉन्गेस्ट लॉन्ग सर्विंग पीएम जो थे नीदरलैंड्स के वो थे मार्क रूट। Which space agency has launched the country's heaviest communications satellites CMS-03 on November 2025? कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो कि रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और फिर अर्थ के एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। और इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बाहुबली लिफ्ट्स द हेवी वेट। तो यहाँ पे बाहुबली है LVM-3 रॉकेट जो कि इसरो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है, इसको बाहुबली कहा जाता है। और हेवी वेट CMS-03 क्योंकि ये 4410 किलो का है। तो आप ऐसे इसको याद रखें, इसरो यूज्ड बाहुबली टू लिफ्ट इंडियाज हेवीएस्ट सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2025 को, लोकल टाइम 5:35 पर। और लॉन्च व्हीकल था LVM-3M5, और अप्रॉक्सीमेट वेट 4410 kg। इसका मेन पर्पस है हाई स्पीड इंटरनेट, सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशंस। और लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और कुछ अदर क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसरो चेयरमैन अभी के हैं एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर्स हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 15 अगस्त 1969 को फॉर्म किया गया था। LVM-3 अभी तक का हेवीएस्ट रॉकेट है, और जो प्रीवियस लॉन्च हुआ था वो था GSAT-11। बट ये आप देखोगे कि ये 5854 किलो का है, लेकिन ये इसरो के द्वारा नहीं, ये फ्रांस में लॉन्च किया गया था क्योंकि ये उस समय इसरो के लिए काफी हैवी था लॉन्च करना। Recently, which site become the 94th रामसार साइट ऑफ इंडिया? रामसार साइट एक वेटलैंड होता है जो कि काफी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है अंडर रामसार कन्वेंशन, जो कि 1971 में रामसार ईरान में हुआ था। और इसका मेन पर्पस है कि इस साइट को डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोगाभील लेक, बिहार। इसको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। गोगा वेंट टू 94, गोगा गोगाभील लेक हुआ, और 94th रामसार साइट हुआ। तो आप ऐसे याद रखें, गोगा जो कि एक बर्ड है, फ्लू टू बिहार टू बिकम द 94th VIP गेस्ट। सो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। इसका लोकेशन कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और नवंबर 2025 में ही इसे बनाया गया है। और ये ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है रिवर गंगा और महानंदा से। और ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है जो कि लोकल पीपल के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, और अब इसे रामसार साइट बनाया गया। और 90 प्लस बर्ड स्पीसीज का ये होम है, और काफ़ी जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके सेंट्रल एशिया से भी आते हैं। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। स्टेट विथ मोस्ट रामसार साइट्स तमिलनाडु है, 20 साइट्स है। और बिहार में अभी तक टोटल 6 साइट्स हैं, खबर झील, नागी नप्ती, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, और अब गोगा भील। और इंडिया ग्लोबली थर्ड रैंक करता है रामसार साइट में आफ्टर यूके एंड मेक्सिको। Who has been appointed as the new Director of Defense Research and Development Laboratory DRDL हैदराबाद? DRDL DRDO के अंदर आता है और फेमस है इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और यहीं से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स का डिजाइन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंकथी राजू। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, राजू ऑफ रॉकेट्स। राजू इज द न्यू किंग राजा ऑफ DRDL, द लैब दैट मेक्स मिसाइल्स। और इन्होंने 1 नवंबर 2025 को अपॉइंटमेंट अपना लिया था यहाँ। और प्रीवियसली ये डायरेक्टर ऑफ ARDE आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे में थे। और इनका कोर एक्सपर्टीज है मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम। 30+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और की प्रोजेक्ट्स जैसे कि पृथ्वी, अग्नि एंड मिशन शक्ति पे भी इन्होंने काम किया है। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो रहा है सॉलिड फ्यूल डच्ड रैमजेट प्रोपल्सन को डेवलप करने में।
जिसका कि यूज़ अभी हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स में होता है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के अभी चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कमत और डीआरडीएल का लोकेशन है हैदराबाद में और फेमस फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Recently, how many medals did India won at Asian Youth Games 2025 in Bahrain? एशियन यूथ गेम्स एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल पे होता है और इसमें एथलीट्स 14 से 17 साल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए 48 मेडल्स और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 48 फॉर द यूथ या फिर सिंपली रिमेंबर करिए कि अप्रॉक्स 50 मेडल्स जीते थे इंडिया ने। तो और इसका ब्रेकडाउन देखिए तो 13 गोल्ड 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल ये अभी मनामा बहरीन में हुआ था और इंडिया का ओवरऑल पोजीशन 6 था और 222 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और जो प्रीवियस बेस्ट था इंडिया का वो 14 मेडल्स का था और इस बार काफ़ी लंबा जंप देखने को मिला है और टॉप परफॉर्मिंग स्पोर्ट इंडिया के लिए बॉक्सिंग रहा है जिसमें कि 7 मेडल्स जीते इंडिया ने। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था गर्ल्स कबड्डी टीम को और फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड आया था प्रीतिष्मिता भोई को वेट लिफ्टिंग में और कबड्डी में बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों ने गोल्ड मेडल जीता और फीमेल एथलीट्स ने 26 मेडल जीता आउट ऑफ 48। और नेक्स्ट यूथ ओलंपिक जो होगा वो डाकार में होने वाला है और यहाँ जो मेडलिस्ट हैं वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे उसके लिए। और इस बार इंडिया ने कुराश एक ट्रेडिशनल रेसलिंग स्पोर्ट है जिसमें कि सबसे पहली बार मेडल जीता है। Recently, which country has launched its nuclear submarine named Khabarovsk? न्यूक्लियर सबमरीन होता है एक ऐसा सबमरीन जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और इसे सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा अंडर वाटर रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रशिया। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है खबारवोस्क इन रसिया। तो खबारवोस्क एक फेमस सिटी है रशिया का, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया था रशिया नेवी के द्वारा सेवमास शिपयार्ड पे जो कि रशिया की सबसे लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है और 1 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। और जो इसमें वेपन्स यूज किए गए थे वो थे 6 पोजिडोन न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स। तो ये जो पोजिडोन ड्रोन होता है ये मैसिव न्यूक्लियर पावर ड्रोन है जिसको कि डूम्सडे वेपन के भी नाम से जाना जाता है। और कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। अभी रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड्राई बेलोसोव। नेवी चीफ है एडमायरल अलेक्जेंडर मोइसेवेव और सिस्टर शिप का नाम है बेलगोरोड जो कि अभी सर्विस में है और उलवाइस्नोव जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। Recently, which city has been reported the India's dirtiest city in स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस सर्वे है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करती है हर साल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मदुरई। और इसको याद करने का काफी सिंपल तरीका है डोंट क्राई मदुरई। ऐसा सोचिए द सिटी इज सैड क्राइंग बिकॉज इट केम लास्ट इन द लिस्ट। सो अब 30th सिटी में मदुरई का 40th रैंक है उन सिटीज में जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और मदुरई ने 4823 स्कोर किया आउट ऑफ 12,500 पॉइंट्स जो कि काफी कम है। और कैटेगरी इसमें ये था कि जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो और रनर अप्स रहे हैं लुधियाना चेन्नई और रांची। और इसमें शॉकिंग एंट्री भी हुई है बैंगलोर की जो कि 5th डर्टीएस्ट सिटी बना है। और मदुरई के फेल होने के कुछ कारण हैं पुअर डोर टू डोर कलेक्शन बैड पब्लिक टॉयलेट्स और लो सोर्स सेग्रीगेशन। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को मिला है फिर से लगातार 8वीं बार। सेकंड पे है सूरत। थर्ड पे है नवी मुंबई और क्लीनेस्ट गंगा सिटी मिला है प्रयागराज को और बेस्ट सफाई मित्र सिटी मिला है विशाखापट्टनम को। और लखनऊ को क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का दर्जा दिया गया है। Recently, Nauradehi Sanctuary, of which state will become the third home for cheetahs in the state after Kuno National Park and Gandhi Sagar Sanctuary. प्रोजेक्ट चीता इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था सो दैट चीतास का इंडिया में री इंट्रोडक्शन हो सके और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इसको याद करने का तरीका ऐसा है नौरादेही इज इक्वल टू न्यू रेडी होम।
नौ साउंड्स लाइक न्यू एंड रादेही साउंड्स लाइक रेडी। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एमपी इज रेडी विथ ए न्यू होम फॉर चीतास। सो ये जो सेंचुरी है ये लार्जेस्ट सेंचुरी है एमपी की, और ये स्पैन अक्रॉस करती है सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका अनाउंसमेंट किया गया था अक्टूबर 2025 में। और इसको तीसरा होम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला है कूनो नेशनल पार्क जो कि 2022 में शुरू हुआ था, गांधी सागर सेंचुरी 2024, और अब नौरादेही। और चीतास को नमीबिया से लाया जाएगा यहाँ पे, और इनके लिए ओपन ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट है और गुड प्रे बेस। प्रे बेस मतलब हुआ कि गुड पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। चीता का पॉपुलेशन अभी 32 है एज ऑफ 2025 नवंबर, और फर्स्ट बैच में 8 चीतास को लाया गया था सितंबर 17 को 2022 में। और एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और अब चीता स्टेट भी कहा जाएगा। और चीता का एक्सटेंशन हुआ था इंडिया में 1952 में। और जो गांधी सागर सेंचुरी है वो मंदासुर नीमूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में लोकेटेड है, जहां पे चीताज आए थे 2025 को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025? सो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉलेज अवेयरनेस करता है रूल ऑफ लॉ के बारे में पूरे वर्ल्ड में। और इस इंडेक्स के कुछ फैक्टर्स हैं, कहे तो 8 फैक्टर्स हैं: constraint on government power, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory informants, civil justice and criminal justice। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 86। और इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और लॉ में या कोर्ट केस में दो साइड्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, ऐसे आप याद कर सकते हो। सो इंडिया इस बार 6 प्लेसेस डाउन हो गया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, जो कि 2024 में 80 रैंक पे था, अब 86 पे है। ओवरऑल स्कोर 0.549 है, और ये स्कोर 0 से 1 के बीच में रेंज करते हैं। रीजनल रैंक जो है इंडिया का थर्ड है साउथ एशिया में आउट ऑफ 6 कंट्रीज। और टॉप कंट्री हुई है डेनमार्क 0.9 पॉइंट्स के साथ लगातार 8वीं बार। और बॉटम पे है वेनेजुला जिसका रैंक है 143। और क्यों ड्रॉप हुआ है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है डिक्लाइन इन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड श्रिंकिंग सिविक स्पेस के कारण। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। नेपाल 72 पे रैंक करता है और टॉप है साउथ एशिया में। चाइना 92 पे, पाकिस्तान 130 पे, बांग्लादेश 127 पे और श्रीलंका 77 पे। Which country has become the world first country to implement a generational ban on tobacco? जनरेशन बैन का मतलब है कि जो करंट स्मोकर हैं, जो ओल्डर पीपल है, उनको प्रिवेंट नहीं करना स्मोकिंग करने से, जबकि रैदर जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं जो कि आफ्टर सर्टेन ईयर जन्मे हैं, उनको टबैको बाई करना और स्मोक करना के लिए बैन किया गया। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव्स। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, माल dives into clean air। Mal means bad, like a malpractice, और Maldives has removed the bad habit of tobacco। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ये बैन 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। और अभी का रूल ऐसा है कि इलीगल टू सेल, बाई और यूज टबैको प्रोडक्ट्स फॉर एनीवन बॉर्न आफ्टर जनवरी 1 2007। और ये टूरिस्ट पे भी अप्लाई होता है जो कि 2007 के बाद बॉर्न हुए हैं। और इसे फर्स्ट कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिमिलर लॉ पास किया था 2022 में, लेकिन फिर उसे कैंसिल कर दिया 2024 में। इसलिए मालदीव्स फर्स्ट कंट्री बना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इससे गवर्नमेंट का गोल है कि एक टोबैको फ्री जनरेशन को प्रमोट करना या उसको बढ़ावा देना। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। भूटान फर्स्ट कंट्री है जिसने कि टोबैको सेल्स को ही कंप्लीटली बैन कर दिया है 2004 से। और न्यूजीलैंड ने इसे 2022 में स्टार्ट किया था बट 2024 में कैंसिल कर दिया। Who has been awarded with French Chevalier de l'Ordre National du Mérite? तो शेवेलियर मतलब फ्रेंच में होता है नाइट, और ऑर्डे नेशनल डू मेरिटे ये फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रेंच ऑनर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
सुनील कांत मंजूल। और इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, सुनील इज हीरो इन फ्रांस। सो सुनील कांत मंजूल जो है वो हीरो इंटरप्राइज के चेयरमैन हैं और इनको ये फ्रेंच मेडल मिला है। तो आप ऐसा सोचिए, हीरो सुनील वेंट टू फ्रांस एंड बिकम अ नाइट। और ये इन्हें थेरी मुथाऊ एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया के द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को मिला था, इनकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू एजुकेशन, इनोवेशन और कल्चर के लिए। और इनका की अचीवमेंट रहा है फाउंडर ऑफ सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन, जो कि एक आर्ट फेस्टिवल भी है, कराता है गोवा में हर साल। और कुछ अदर क्विक फैक्ट्स देखें तो शिवदत्त शर्मा को 2025 में शेवेलियर देस आर्ट्स एट देस लेटरस मिला था। नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर मिला था 2023 में। और शशि थरूर को शेवेलियर दे ला लीजियन दे ऑनर मिला था 2022 में। Recently, David Beckham of which country receives knighthood from King Charles III for services to football and philanthropy, becoming 17th football icon honored with the title Sir. So knighthood होता है एक ऑनर जो कि ब्रिटिश मोनार्च, किंग या क्वीन देते हैं किसी को उनके एक्सेप्शनल नेशनल सर्विस के लिए। मेन को सर कहा जाता है और वुमेन को दामे कहा जाता है। और फिलेंथ्रोफी हुआ एक प्रैक्टिस जिससे कि आप पुअर पीपल को हेल्प करते हो, मनी देते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। तो इसको याद करने का काफी सिंपल तरीका है। द 17th सर Beckham wore the jersey 7 for England and Manchester United. Now he is the 17th knight. So आप ऐसा समझिए, number 7 is lucky for him and that's why number 7 becomes Sir 17। और इनको ये ऑनर मिला था नाइटहुड का और अवार्ड किया गया था, जैसा कि हमने देखा, किंग चार्ल्स III के द्वारा 4 नवंबर 2025 को। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। सर स्टैनली मैथ्यूज को 1965 में मिला था, फर्स्ट एक्टिव फुटबॉलर थे वो। सर एलेक्स फर्गुसन को 1999 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे। सर बॉबी चार्ल्टन को 1994 में इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड रह चुके हैं। और सर केनी डागलिश को 2018 में लिवरपूल के ये लेजेंड है। और ग्रेट साउथगेट को 2025 में मिला था। Which actor will receive the first R.K. Lakshman Award for Excellence in Pune on November 23rd, 2025? R.K. लक्ष्मण एक इंडिया के लेजेंडरी कार्टूनिस्ट थे जिनका कुछ फेमस कार्टून्स है यू सेड इट और कॉमन मैन। कॉमन मैन एक काफी ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर था और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी फीचर हो चुका है। और इनॉग्रल अवार्ड का मतलब होता है जो अवार्ड पहली बार किसी को दिया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आमिर खान। सो आमिर खान को आप ऐसे याद रखिए, आमिर खान इज द कॉमन मैन्स हीरो एंड आर के लक्ष्मण क्रिएटेड द कॉमन मैन कार्टून। सो और आमिर खान कॉमन मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी मूवीज बनाते हैं, जैसे 3 इडियट्स, पीके। सो फाइनली आप ऐसा सोच सकते हैं, द कॉमन मैन लक्ष्मण gave his first award to the common man hero Amir. So from Lakshman to Amir। और इसे एमसीए क्रिकेट स्टेडियम पुणे में मिला था और बोमन ईरानी और आर के लक्ष्मण की फैमिली ने दिया था। ये एक स्पेशल सेरेमनी था जिसमें कि ए आर रहमान ने भी कॉन्सर्ट किया था। और आमिर खान को मिलने का मेन रीजन था उनकी सिनेमाज लाइक तारे जमी पर, दंगल, जो कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करती है जैसा आर के लक्ष्मण के कार्टून्स क्रिएट करते थे। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखें तो इनका फुल नाम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। फेमस ब्रदर थे इनके आर के नारायण, जो कि ऑथर है मालगुडी डेज के। इनको पद्म विभूषण मिला था 2005 में और 1984 में ही इनको रामोन मागासले अवार्ड से नवाजा गया था और ये 2015 में पुणे में इनकी डेथ हुई थी। Who will be honored with 2025 SOA Sahitya Samman for his unparalleled contribution to India's cinema and literature? एसओए साहित्य सम्मान एसओए यूनिवर्सिटी के द्वारा एनुअल अवार्ड फंक्शन है जो कि इंडियन प्रोमिनेंट राइटर्स को ऑनर करती है। और इसका सही आंसर है बी, जावेद अख्तर। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जावेद जादू इन ओडिशा, क्योंकि जावेद अख्तर अख्तर हमेशा अपने वर्ड्स से जादू बिखेरते हैं, इसीलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और ये दिया गया था एसओए यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा। और हरि बाबू कंभापति ने
इसे प्रेजेंट किया था और 7 लाख का प्राइज मनी था और ये थर्ड एसवे लिटरेरी फेस्टिवल में दिया गया था और इनको अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि इनका 5 डिकेड से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन लिटरेचर और सिनेमा में। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। जावेद अख्तर के कुछ फेमस जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हैं शोले के लिए, दीवार और ये लिरिक्स भी लिखा है इन्होंने लगान और कल हो ना हो के लिए। और इनको पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण 2007 में और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 में। और ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं पहले। Which Indian actress won the Best Actress Award at 10th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025? इसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कंपेयर ना करें क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर है और ये उससे डिफरेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीर्ति सेनन। और इसको याद करने का काफी सिंपल तरीका है, कीर्ति रोबोट वॉन। सो कीर्ति ने इस मूवी में रोबोट का रोल प्ले किया था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और इस रोबोट को एक ह्यूमन अवार्ड मिल रहा है, इसीलिए कीर्ति द रोबोट डिफीटेड द ह्यूमंस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका वेन्यू था मुंबई में और 30 अक्टूबर को ये हेल्ड हुआ था। अब देखते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स इस अवार्ड सेरेमनी से रिलेटेड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड स्त्री 2, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान, बेस्ट प्रोड्यूसर दिनेश विजान, बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म लापता लेडीज, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर विक्रांत मसे, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस नीतांशी गोयल, क्रिटिक्स बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, ब्रिटिश बेस्ट नेगेटिव एक्टर आर माधवन, बेस्ट नेगेटिव एक्ट्रेस विद्या बालन, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अल्लू अर्जुन, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस साई पाल, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर कल्कि, बेस्ट वेब सीरीज हीरा मंडी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म जसवंदा और एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड शिल्पा शेट्टी को मिला। Which Indian institution ranked first in QS Asia University Ranking 2026? So QS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को पब्लिश करता है और इसके काफ़ी डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च साइटेशंस और फैकल्टी स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। और इसको याद कर सकते हैं आप ऐसे, दिल्ली दिल से फर्स्ट, क्योंकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल भी है, सबसे पहले नाम आएगा दिल्ली का। सो ऐसा सोचिए, दिल्ली इज द फर्स्ट इन इंडिया। और एशिया में आईआईटी दिल्ली को रैंक मिला है 59th और ये टॉप परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने बाकी जितने भी हमारे इंडिया के अदर इंस्टीट्यूट्स हैं लगातार 5वीं साल। और स्कोर किया है 78.6 आउट ऑफ 100 और रनर अप्स में रहे आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे जो है उनको काफी ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है और अब वो 71st रैंक पे है। और एशिया में नंबर 1 पे है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग HKU। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। आईआईएससी बैंगलोर को 64th रैंक, आईआईटी मद्रास 70, आईआईटी बॉम्बे 71, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली बार टॉप 100 में आई है और टोटल यूनिवर्सिटीज है 294 और चाइना की इससे सबसे ज्यादा है 395 और उसके बाद है इंडिया। Recently, who received the 2025 World Leader for Peace and Security Award for his global peace building efforts across 180 countries? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। इसका याद करने के लिए आप ऐसा सोचिए, श्री श्री इज इक्वल टू पीस एंड सिक्योरिटी और श्री श्री ब्रॉट पीस एंड सिक्योरिटी टू 180 कंट्रीज। ये प्रेजेंट किया गया था बॉस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा 3 नवंबर 2025 को बॉस्टन में। और ये श्री श्री रविशंकर को मिला था उनके पीस बिल्डिंग एफर्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए 180 कंट्रीज में। और अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं इस अवार्ड से रिलेटेड। 2024 में ये अवार्ड मिला था इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। 2022 में वोल्दिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, 2018 में सुवाली निसांतो फिनलैंड के प्रेसिडेंट, 2016 में बान की मून यूएन सेक्रेटरी जनरल और 2015 में शिंजो आबे जापान और एंगेला मार्केल जर्मनी की। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? का सही है आंसर है ऑप्शन सी, 7th नवंबर।
इसको याद रखने का काफ़ी इजी तरीका है। मैडम क्यूरीज नंबर 7। सो मैडम क्यूरी ने रेडियोथेरेपी को डिस्कवर किया था जिससे कि कैंसर का इलाज होता है, और इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को, इसीलिए 7 नवंबर इज कैंसर अवेयरनेस डे। और इस डे का इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनका बर्थ एनिवर्सरी था, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। और इन्होंने रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया था जिससे कि फाइनली रेडियोथेरेपी की डेवलपमेंट हुई थी, जो कि आज कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और ये स्टार्ट किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा सितंबर 2014 में। अब देखते हैं, इंडिया में तो ये नवंबर 7 को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में ग्लोबली ये फरवरी 4 को मनाया जाता है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। एनुअल कैंसर के केसेस अप्रॉक्सीमेट 14 लाख से ज़्यादा हैं, और कॉमन कैंसर ओरल एंड लंग मेन में और ब्रेस्ट एंड सर्विक्स वुमेन में। और मेन कॉज है इसका टबैको यूज़ करना, 50% इनफैक्ट मेन में और वुमेन्स में 25%। और अगर इसका लेट डिटेक्शन होता है तो 2/3 केसेस में काफ़ी हाई डेथ के चांसेस होते हैं। और अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी कहा जाता है या पिंक मंथ भी कहा जाता है। और सितंबर 22 को वर्ल्ड रोज डे कहा जाता है, वेलफेयर फॉर कैंसर पेशेंट। Which state became the first in India to partner with Starlink for satellite-based internet services? Starlink एक नेटवर्क है thousands of small satellites का, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और अर्थ को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो ये अप्रॉक्स 550 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, महालिंक। महाराष्ट्र प्लस स्टारलिंक इज महालिंक। और ऐसे सोचिए, ए ग्रेट लिंक फ्रॉम द स्काई फॉर महाराष्ट्र। और जो इसका लेटर ऑफ इंटेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टारलिंक के बीच में साइन हो चुका है। और साइनिंग के दौरान लॉरेन ड्रायर जो कि वीपी हैं स्टारलिंक के, और वीरेंद्र सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस ये सब मौजूद थे। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना ट्राइबल एरियाज में, हार्ड टू रीच एरियाज में, हर जगह पे। और अब देखते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स। इसका जो रेगुलेटरी स्टेटस है वो स्टारलिंक को अप्रूव हो गया है जून 2025 में, बट अभी थोड़े बहुत प्रोसीजर्स बाकी हैं। सबसे पहले इसमें 90 डे का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, और इसकी लाइसेंसिंग फी 8% देनी होगी स्टारलिंक को। और जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, टर्मिनल कॉस्ट है 33,000, और मंथली प्लान आएगा अप्रॉक्स 3,000 का। Who became the first Muslim mayor elect of New York City on November 4, 2025? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोहरान ममदानी। और इसको याद करने का काफी सिंपल तरीका है, मीरा नायर सन इज द न्यू मेयर। और ये जो मेयर इलेक्ट हुआ था ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और ये फर्स्ट मुस्लिम मेयर बने हैं और फर्स्ट साउथ एशियन मेयर भी होंगे ये। इनका एज 34 ईयर्स है, और ये बॉर्न हुए थे उगांडा में, और इनके माँ का नाम है मीरा नायर और इनके पिता का नाम है महमूद ममदानी। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इनको 50% वोट शेयर मिला। इसके बाद रनर अप में थे एंड्रयू क्यूमोनो जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के कुर्टिस सिल्वा थर्ड प्लेस पे थे, और एरिक एडम्स जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने पहले ही इलेक्शन से विथड्रॉ कर लिया था। Who recently created history by getting elected as Virginia first South Asian American and Indian origin woman लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो ऑफिशियल स्टेट का सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गजाला हाशमी। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गजाला फ्रॉम हैदराबाद। सो गजाला एक पोइटिक नेम है, गजल, और ये हैदराबाद से बिलोंग करती है जो कि सिटी ऑफ निज़ाम्स पोइट्री है। और अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्जीनिया की। तो आप ऐसे इसको सोचे, द हैदराबाद गर्ल मेड हिस्ट्री इन वर्जीनिया। अब कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन इलेक्ट हुई है यूएसए में, फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन, और फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन वुमेन। इलेक्शन का डेट था 4 नवंबर। इनका बर्थ प्लेस है हैदराबाद, और प्रीवियसली ये वर्जीनिया स्टेट सीनेटर भी रह चुकी है।
और अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। गवर्नर है अबिलागी स्पानबर्गर, डेमोक्रेट पार्टी के। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजाला हाशमी, जो वो भी डेमोक्रेट पार्टी से। और ओपोनेंट में है जॉन रीड, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से। हु वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल 2025? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानिक सिनर। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिनर इज अ विनर इन पेरिस। सो सिनर राइम्स विथ विनर। So the sinner becomes saint number 1 in Paris। ये टूर्नामेंट हुआ था रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 और इसका वेन्यू भी था पेरिस में। और सिनर ने रिक्लेम किया था वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल आफ्टर उन्होंने कार्लोस अल्स्कार को हराया था। और इनका जो विनिंग स्ट्रीक है इंडोर्स का, वो 26 मैचेस का हो चुका है। अब कुछ क्विक फैक्ट देखते हैं। टोटल टाइटल्स इनके पास 4 हैं और मास्टर्स 1000 टाइटल्स 5 हैं अभी तक। रैंकिंग में अभी ये वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं। और रिकॉर्ड है इनका कि फर्स्ट प्लेयर सिंस अल्ज़कार 2023 टू विन मास्टर्स 1000 विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल सेट। Recently, Samaya Suluhu Hassan has been reappointed as the president of which country? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तंजानिया, जो कि करेक्ट है। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तंजानिया सुलूहू इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सो समाया ब्रिंग सॉल्यूशन टू तंजानिया। सो ऐसे आप सोचिए, मामा समाया इज द सॉल्यूशन फॉर तंजानिया, क्योंकि इनको पॉपुलरली मामा समाया भी बोला जाता है। और ये री अपॉइंट हुई थी नवंबर 3 को और 97.66% के मैसिव वोट से इनकी विक्ट्री हुई है। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वहाँ की। हालांकि 2025 का वहाँ का इलेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, ओपोजिशन ने प्रोटेस्ट किए, इंटरनेट ब्लैकआउट्स भी हुए, बट स्टिल ये विनर डिक्लेयर कर दी गई। और अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। तंजानिया का कैपिटल है दोदोमा, करेंसी है तंजानिया शिलिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और शवाही। और तंजानिया फेमस है माउंट किलिमांजारो के लिए, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। और प्राइम मिनिस्टर अभी तंजानिया के हैं कसीम मजलिवाहा। Which party won highest number of seats in Bihar election 2025? तो बिहार इलेक्शंस में मेनली दो पार्टीज थी। सबसे पहले एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और एचएएम शामिल थी। और दूसरी तरफ थी महागठबंधन, जो कि आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर बनी थी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बीजेपी। और बीजेपी को आप ऐसे याद कर सकते हो, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीजेपी। सो बीजेपी को यहाँ 89 सीट्स बनी थी और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। और सेकंड पे थी जेडीयू, जिनको 85 सीट्स। फिर आरजेडी 25, एलजेपी रामविलास 19 और कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस कहा जाएगा यहाँ पे था, सिर्फ 6 सीटों के साथ। अब देखते हैं टोटल सीट्स कितनी थी यहाँ। 243 सीट्स थी और मेजॉरिटी मार्क था 122। और एनडीए की पूरी टैली मिला के 202 थी। मतलब ये काफी बड़ी विक्ट्री हुई यहाँ पे एनडीए की। और चीफ मिनिस्टर अभी जो बनेंगे या बन गए हैं अभी, वो है नीतीश कुमार। और लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं तेजस्वी यादव। Which country has become the first in South Asia to join the United Nations Water Convention? United Nation Water Convention 1992 में हेलसिंकी में अडॉप्ट किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि डिफरेंट कंट्रीज वाटर को फेयरली शेयर करें और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इसको आप ऐसे याद रखिए, बांग्ला वाटर, बांग्लादेश इज फुल ऑफ वाटर। और बांग्लादेश को चाहिए कि इस वाटर को वो मैनेज करे सही तरीके से, इसीलिए उसने यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है सबसे पहले। अब कुछ डिटेल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये 20 जून को स्टार्ट हुआ था और इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इससे बांग्लादेश को काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से फ्लड और ड्राउट के रिस्क जोन में रहता है। और बांग्लादेश में 57 से ज़्यादा ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं। ट्रांसबाउंडरी रिवर मतलब होता है कि जिसका एटलीस्ट एक पॉलिटिकल बॉर्डर हो, जैसे रिवर गंगा, जो कि इंडिया से बांग्लादेश में फ्लो करती है।
और ये वर्ल्ड का 56th कंट्री बना है जो कि इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया, और इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि बांग्लादेश को काफ़ी सॉल्यूशन मिलेगा अपने वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया प्रेफर करता है बायलैटरल ट्रीटीज, डायरेक्ट टॉक विद द कंट्री, रैदर कि हम कोई यूएन में जाए वहाँ पे अपनी बात रखे। और सिमिलरली पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। Where was the Army Sports Conclave 2025 recently organized by Indian Army? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। इसको ऐसे याद करें, न्यू दिल्ली इज इक्वल टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। सो जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं वो नॉर्मली हेडक्वार्टर्स के पास होते हैं, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी के मिशन ओलंपिक विंग की। ये एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का जो कि 2001 में स्टार्ट हुआ था, सो दैट कि जो एलीट्स एथलीट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके और ओलंपिक के लिए रेडी किया जा सके। सो ये इसका डेट है 4 नवंबर 2025, और वेन्यू था इस कॉन्क्लेव का मानकेशाव सेंटर न्यू दिल्ली में, और थीम था टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस। और ऑब्जेक्टिव है इसका टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर इंडिया ओलंपिक मिशन 2036। और जो ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, एएसआई, ये पुणे में लोकेटेड है, लेकिन जो कॉन्क्लेव है वो दिल्ली में लोकेटेड है। और कुछ फेमस एथलीट्स जो यहाँ से निकले हैं वो हैं नीरज चोपड़ा जेवलिन में, राजवेंद्र सिंह राठौड़ शूटिंग में, और विजय कुमार भी शूटिंग में। और रिसेंट ऑनर मिला था एएसआई पुणे को बेस्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। और आर्टिलरी सेंटर है हैदराबाद में, और 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर है लखनऊ में। Which organization recently conducted the successful counter drone exercise वायु समान्वय 2? काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करना जिससे कि होस्टाइल ड्रोन्स को डिटेक्ट किया जाए, ट्रैक किया जाए, और जाम कर दिया जाए या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज होता है, और उससे हम लोग जो एनिमी के कम्युनिकेशंस होते हैं उसको खराब करते हैं या मिसलीड कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। और आप इसको इस तरह से याद रखें, वायु मतलब हवा, एयर। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी ने ग्राउंड पे किया है, ना कि एयर पे किया है। तो आप इसे एयर फोर्स से कंफ्यूज ना करिए, वायु और एयर फोर्स से कंफ्यूज नहीं करें इसे। तो ये कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड के द्वारा, और लोकेशन था डेजर्ट सेक्टर, कुछ फ्यू किलोमीटर्स नियर टू द वेस्टर्न बॉर्डर। और ये 28-29 अक्टूबर को किया गया था। और इसका मेन एम था कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टैक्टिक्स को इंटीग्रेट करना, उसे यूज करना, और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रियलिस्टिक बैटल फील्ड में सब कुछ को देखना कि कैसे क्या काम कर रहा है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। आइडियल टेस्ट टेरेन, ये डेजर्ट सेक्टर को क्यों चुना गया? क्योंकि ओपन डेजर्ट में क्लियर लाइन ऑफ साइट होता है ड्रोन्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग के लिए ये बेस्ट होता है। और हमारे पास जो थ्रेट्स हैं वो लगातार पाकिस्तान और चाइना से है, और इसका आउटकम से ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा इंडियन आर्मी के पास जिससे कि वो ड्रोन्स को काउंटर कर सकती है। Which Indian World Heritage Site has been rated as good in the latest International Union for Conservation of Nature IUCN Global Review? IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक एक ग्लोबल असेसमेंट इवेल्युएट करता है जिसमें कि वो देखता है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑल नेचुरल एंड मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। और मिक्स हेरिटेज साइट का मतलब है जो कि बोथ नेचुरल हो और साथ में कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी रखते हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक अपनाएं, कंचनजंगा इज इक्वल टू किंग ऑफ कंजर्वेशन, और ये सिक्किम में है, और स्टैंड्स टॉल लाइक कंचनजंगा पीक, इसीलिए इसको टॉप रेटिंग दिया गया है गुड का। अब देखते हैं ये जो आईयूसीएन असेसमेंट हुआ है इसमें जो गुड रेटिंग मिला है, इसका मतलब है कंजर्वेशन आउटलुक जो है पॉजिटिव है और वेल मैनेज्ड है। और इंडिया के पास कुछ और साइट्स भी हैं जिसमें गुड रेटिंग है विद सम कंसर्न, और कुछ हैं जिनमें सिग्निफिकेंट कंसर्न है।
जो सम कंसर्न्स वाले हैं वो हैं काजीरंगा, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्रेट हिमालयन, और सिग्निफिकेंट कंसर्न वाले हैं वेस्टर्न घाट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस। और ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये पहला इंडिया का मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। इसका लोकेशन है नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम में, और अप्रॉक्स 1784 स्क्वायर किलोमीटर में सिक्किम में फैला हुआ है। मतलब सिक्किम का अप्रॉक्स 40% एरिया। और इसका हाईएस्ट पीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कंचनजंगा। और यहाँ की स्पीसीज हैं स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हिमालयन मस्क डियर और तिबेटियन वुल्फ। Who was James Watson, who recently passed away at the age of 97? सही आंसर है ऑप्शन डी, a scientist who discovered the double helix structure of DNA। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वाटसन एंड क्रिक इज इक्वल टू डीएनए ब्रिक। सो वाटसन एंड क्रिक दो फेमस डुओ हैं जिन्होंने डबल हेलिक्स को डिस्कवर किया था। तो आप ऐसा सोचिए, वाटसन सोल्व द ट्विस्टेड लैडर पजल, डबल हेलिक्स। इनका पूरा नाम है जेम्स डेवरी वाटसन, और अप्रैल 6 1928 को जन्म हुआ था और नवंबर 6 2025 में मृत्यु हुई। और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलके डिस्कवरी किए थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का 1953 में, जिससे कि पूरी बायोलॉजी को ही रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। और अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्विक फैक्ट्स। इन्होंने लेटर डेज में एक कंट्रोवर्शियल कमेंट किया अबाउट रेस एंड इंटेलिजेंस, जिससे इनकी काफ़ी आलोचना हुई। और कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी ने इनसे इसका टाइटल को भी छीन लिया। और ये पहले व्यक्ति बने दुनिया में जिन्होंने अपना गोल्ड मेडल को ऑक्शन किया, सो दैट ये अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके। Christmas Island that was recently seen in news is located in which ocean? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंडियन ओशन। इसको याद करने का ऐसा तरीका है, क्रिसमस इन द इंडियन ओशन। हम लोग क्रिसमस को हमेशा स्नो, नॉर्थ और वेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा समझिए कि ये क्रिसमस आइलैंड वहाँ नहीं, ये ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास। सो आप ऐसा कह सकते हैं, सेंटा इज सर्फिंग इन द इंडियन ओशन, और इस तरह से इसको याद करें। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता है एक्सटर्नल टेरिटरी में। एक्सटर्नल टेरिटरी का मतलब है कि कंट्रोल तो ये ऑस्ट्रेलिया से होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड का ये पार्ट नहीं है। और दो कारणों से ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। सबसे पहले रेड क्रैब माइग्रेशन, ये यहाँ पे मिलियंस ऑफ रेड क्रैब्स रहते हैं और वो अक्टूबर में अपना माइग्रेशन करते हैं टुवर्ड्स द ओशन। और सेकंड है गूगल डेटा सेंटर। कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि गूगल प्लान कर रहा है यहाँ पे एक मेजर एआई डेटा सेंटर बनाने का। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। क्रिसमस आइलैंड का कैपिटल है फ्लाइंग फिश कोव, पॉपुलेशन है 1600, एरिया है 135 स्क्वायर किलोमीटर, और करेंसी यहाँ पे यूज होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर हाईएस्ट टाइटल होता है एक चेस प्लेयर के लिए, और इसको बनने के लिए एटलीस्ट प्लेयर के पास 2500 प्लस रेटिंग होनी चाहिए, और 3 डिस्टिंक्ट टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास का होना चाहिए। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में इनको डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है या डायरेक्ट अवार्ड भी किया जाता है, जैसे कि अगर कोई कॉन्टिनेंटल या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आप जीते। तो राहुल वीएस के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको यह टाइटल डायरेक्ट मिली है, इसलिए इसका ऑप्शन है सी, राहुल वीएस। इसको आप इस प्रकार याद करें, राहुल इज रूलिंग एट 91। राहुल काफी कॉमन नेम हो गया इंडिया में। और ऐसा सोचिए, राहुल स्कोर 91 रन्स और 91 रैंक टू बिकेम द ग्रैंड मास्टर। और ये अचीवमेंट उन्होंने 8 नवंबर को अचीव किया। और ये भी तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं, और 36 ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु स्टेट से। और 6th एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप इन फिलीपींस जो हेल्ड हुआ था, इसमें इनको ये खिताब मिला है। Who has been selected as the most generous donor as per Hurun India Philanthropy List 2025? हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट जो है वो हुरुन इंडिया और ईडेल गिफ्ट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है,
जिसमें कि उन लोगों का नाम होता है जिन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा एक साल में डोनेट किया हो। तो इस और फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ गिविंग मनी एंड टाइम टू मेक पीपल लाइफ बेटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव नादर एंड फैमिली। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शिव गिव द मोस्ट। और शिव जो हमारे भोलेनाथ हैं काफी जेनरस हैं, और शिव नादर इज द भोलेनाथ ऑफ फिलैंथ्रोपी इन इंडिया। तो इसीलिए शिव नादर गिव्स 7 करोड़ फॉर एजुकेशन पर डे। तो इनका जो रैंक था नंबर 1 पे आई ये। और डोनेशन अमाउंट कुल है 2708 करोड़, मतलब डेली का 7 करोड़ से भी ज्यादा। और प्राइमरी कॉज इनका है एजुकेशन। और इनके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी जो कि 626 करोड़, बजाज फैमिली 446 करोड़, कुमार मंगलम बिरला 440 करोड़ और गौतम अडानी 386 करोड़। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। मोस्ट जेनरस वुमेन मिला था रोहिणी नीलेकानी को। यंग फिलैंथ्रोपिस्ट मिला निखिल एंड नितिन कामत को। और टॉप प्रोफेशनल डोनर एएम नायक। और इस साल इस लिस्ट में 12 नए लोगों को ज्वाइन किया गया था। नेशनल एजुकेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 नवंबर। और इसको इस तरीके से याद करें, 11/11 एजुकेशन विश। द डेट इज 11/11, 11th नवंबर। और 11/11 जब टाइम होता है घड़ी पे, तो वो ऑफन बोला जाता है कि आप उस पे विश मांगिए। तो मौलाना आजाद हैज द विश फॉर अ ट्रूली एजुकेटेड इंडिया। इसीलिए आप कह सकते हैं 11th नवंबर इज द डे फॉर आजाद एजुकेशन विश। इसको 11th नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का डेट ऑफ बर्थ है। और ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे थे इंडिया के 1947 से लेके 1958 तक। और 2025 में इसका थीम था एआई एंड एजुकेशन। और इन्होंने काफी की इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटी, यूजीसी और साहित्य एकेडमी को एस्टैब्लिश करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जनवरी 24 को मनाया जाता है ग्लोबली। और नेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपका 11th नवंबर को। टीचर्स डे इंडिया में 5 सितंबर को। और वर्ल्ड में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। Where is 30th UN Climate Change Conference COP30 being inaugurated with focus on the Paris Agreement and adaptation measures? COP है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, द एनुअल यूएन समिट, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं और क्लाइमेट एक्शंस पे बातें करते हैं। और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। और इसमें डिसाइड किया गया था कि ग्लोबल लिमिट जो है वार्मिंग का उसको 2% से नीचे रखा जाए। तो इसका सही आंसर है आपका ब्राजील, बेलेम, ब्राजील, जो कि ऑप्शन बी है। इसको इस तरीके से याद करें, COP इज द Amazon शॉप, COP30 इज इन ब्राजील, फेमस फॉर Amazon रेन फॉरेस्ट। और बेलेम जो है वो Amazon रेन फॉरेस्ट के पास का एक सिटी है। सो ऐसा सोचिए, द वर्ल्ड वेंट टू Amazon शॉप टू फिक्स द क्लाइमेट। और जो डेट्स थे इसके वो था 10 to 21 नवंबर। और इसका सिग्निफिकेंस था, फॉरेस्ट सीओपी इसको कहा जा रहा था क्योंकि बेलेम जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एकदम पास में है। और इसका की गोल था न्यू स्ट्रिकर क्लाइमेट टारगेट्स को रखा जाए और 2035 तक उनको अचीव किया जाए। अब देखते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स। सीओपी 28 था 2023 में दुबई में होस्ट किया गया। सीओपी 29 2024 में बाकू में। सीओपी 30 जो कि अभी ब्राजील में हुआ। और सीओपी 31 जो कि अभी लाइकली टर्की में हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इसके पार्ट में है। Which state cabinet has approved a bill to ban polygamy in state? Polygamy मतलब होता है कि practice of having one more or one wife at the same time। मतलब ऐसा समझ लीजिए मल्टीपल वाइफ्स हैं या मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। अब इसको इस तरह से याद रखिए, असम इज इक्वल टू ऑसम फॉर मोनोगामी। असम वांट्स मैरिज टू बी ऑसम, लाइक हैप्पी। और दे बिलीव मोनोगामी इज द की। मोनोगामी मतलब हुआ कि आपका सिर्फ एक पार्टनर है।
So they banned polygamy, many partners. So Assam says no to many wives. इस तरीके से आप याद करिए इसको कि इसका आसाम आंसर है। और इस बिल का नाम था द असम प्रोहिबिशन ऑफ पोलोगामी बिल 2025, जो कि असम कैबिनेट में 9 नवंबर को पास किया गया था और स्टेट असेंबली में 27 नवंबर को। और इसकी पनिशमेंट है अप टू 7 इयर्स ऑफ जेल। और एक्सेप्शन में रखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो कि 6 शेड्यूल्ड एरियाज में रह रहे हैं। और इसके कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। पोलोगामी में आपको 7 साल की जेल प्लस फाइन होगी। और अगर आप हाइड करते हैं अपने फर्स्ट मैरिज को तो 10 साल की जेल प्लस फाइन। और प्रीस्ट अगर ऐसा कुछ करता है तो उनको 2 साल प्लस फाइन मिलेगी। और गवर्नमेंट एक फंड भी बनाएगी जिससे कि जो वुमेन इससे अफेक्ट हुई है उसको कंपनसेशन दिया जा सके। सो दैट ये एक स्टेप भी लिया जा रहा है नारी शक्ति या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से। What is the name of Indian naval ship participating in exercise Malabar 2025? ये एक्सरसाइज मालाबार मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज इवेंट है जो कि क्वाड नेशंस के नेवीज करती है सो दैट फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बना रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईएनएस सह्याद्री। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, सह्याद्री इन द सी। सह्याद्री एक फेमस माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में। इसको इमेजिन करिए कि सह्याद्री मूव हो रहा है वेस्टर्न घाट से पैसिफिक ओशन की तरफ टू प्रोटेक्ट इंडिया। सो वी कैन से सह्याद्री वेंट टू कॉम फॉर मालाबार। और कॉम वही जगह है जहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रहा है। और डेट है इसकी 10 से 18 नवंबर को। और पार्टनर्स इसमें क्वाड नेशंस होंगे, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसमें डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई है जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी फायरिंग और कुछ एक्स्ट्रा। अब देखते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया का जो शिप है उसका नाम है HMAS बालाराट, जापान का JS ह्यूग्या और इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री। अब कुछ जो ऑप्शंस में थे आपके INS शिवालिक, ये भी सह्याद्री के ही क्लास का है लेकिन ये इस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था। INS कोलकाता एक डिस्ट्रॉयर है जिसको कि मालाबार 2025 में डिप्लॉय नहीं किया गया था। और INS विक्रमादित्य भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको डिप्लॉय किया जाता है मेजर फ्लीट रिव्यूज में और एक्सरसाइज में जो कि हमारे इंडिया के आसपास होते हैं। Recently, who won the Booker Prize for Fiction 2025 for his novel Flesh? बुकर प्राइज एक लीडिंग लिटरेसी अवार्ड फॉर फिक्शन है जो कि इंग्लिश में लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है यूके आयरलैंड में। और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज से डिफरेंट है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड स्लाजली। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, डेविड फ्लेश, क्योंकि विनर इसके डेविड है और बुक का नाम है फ्लेश, सो डेविड फ्लेश, सिंपल। और ये नोवेल फ्लेश जो है ये एक स्टोरी था एक ऑर्डिनरी मैन के लाइफ जर्नी को दिखाता है, कैसे वो पॉवर्टी से वेल्थ की तरफ जाते हैं। और इस बुकर प्राइज का प्राइज मनी है 50,000 पाउंड्स। और इसके जज थे रॉडी डॉयल। और ये जो डेविड स्लाजले हैं ये फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है। और इन्होंने किरण देसाई, एंड्रयू मिलर और काफी अदर लोगों को हराया है। और इंटरनेशनल बुकर जो अवार्ड है वो मिला था बानू मुश्ताक को हर्ट लैम्प के लिए। और नोबल फॉर लिटरेचर 2025 मिला था लाज़ालो कान्सनाज होराकी जो कि हंगेरियन है इनको। और नोबल मिला, डेविड को बुकर मिला। लेकिन इससे मिक्स मत करिए क्योंकि डेविड को फिक्शन के लिए बुकर मिला है और जब इंटरनेशनल बुकर मिला है वो बानू मुश्ताक को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ इसको याद रखिए। Recently, 11th Mitra Shakti 2025 exercise has been conducted between India and which country? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है? इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक देशों की कंट्रीज एक साथ
प्रैक्टिस करती है, अपने कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है और एक दूसरे के वॉर टैक्टिक्स को समझने की कोशिश करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, मित्र लंका। सो श्रीलंका हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, एज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड है। सो मित्र लंका ये हुआ था बेलगावी कर्नाटका में। और ये एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है इंडियन आर्मी का कर्नाटका में, जहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज होस्ट की जाती है। और डेट्स थे इसके 10 टू 23 नवंबर 2025। इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट के 170 ट्रूप्स और श्रीलंका की तरफ से गजावा रेजिमेंट के 135 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। और मेन एम था यहाँ पे प्रैक्टिस करना काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग ऑपरेशंस को। और अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया श्रीलंका के साथ एक नेवल एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है स्लीनेक्स। नेपाल के साथ आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण। मलेशिया के साथ भी एक आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमाओ शक्ति। और म्यांमार के साथ आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है इम्बाक्स।